नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति, राज्यसभा टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इराक में हुए कार बम विस्फोट में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, कहा उत्तरी इराक में आतंकियों पर हुई कार्रवाई का बदला। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की 5 नई एफआईआर में नाम के बाद बीजेपी नेता गुलाब सिंह किरार पार्टी से निलंबित। कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा। जीएसटी पर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में चर्चा पूरी। सोमवार को मसौदा रिपोर्ट पर होगा विचार। कांग्रेस और वाम दल दर्ज करा सकते हैं विरोध। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 6 लोगों की मौत, कई इलाकों में टूटा संपर्क। उत्तराखंड में भी भूस्खलन से परेशानी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। पुरी और अहमदाबाद में सालाना रथ यात्रा की रौनक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देशवासियों को शुभकामनाएं। और आज सबसे पहले खबर हम आपको इराक से आ रही है, बता दें कल रात हुए एक कार धमाके में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग जख्मी हुए हैं। यह हमला पूर्वी प्रांत दियाला के खान बानी साद इलाके में हुआ। यह भीषण विस्फोट उस जगह हुआ जहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे और ईद की खरीदारी कर रहे थे। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें 3 टन विस्फोटक भरा था। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई इमारतें ढह गईं। इस्लामिक स्टेट ने ट्वीट करके हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों उत्तरी इराक में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया है। दियाला प्रांत में अधिकारियों ने 3 दिन के शोक की घोषणा भी की है और ईद के मौके पर होने वाले जश्न को रद्द करने का फैसला किया है। सीबीआई ने व्यापम घोटाले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए 5 और मामले दर्ज किए हैं। इनमें 2012 में एमबीबीएस छात्रा नम्रता दामोर की हत्या का केस भी शामिल है। अब तक व्यापम घोटाले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। साथ ही सीबीआई ने पत्रकार अक्षय सिंह की अचानक हुई मौत की शुरुआती जांच भी दर्ज की है। सीबीआई ने शुक्रवार को व्यापम घोटाले में 5 और मामले दर्ज किए। इसमें एक एफआईआर मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर की मौत से जुड़ी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नम्रता डामोर की मौत को आत्महत्या करार देते हुए जांच बंद कर दी थी। सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा ने कहा कि जांच एजेंसी हर मामले की पूरी जांच करेगी। What I am saying is that we are registering the cases. This is a time taking process. हम केसेस रजिस्टर करते चल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी पूरी तरह से करते चलेंगे और हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स होंगी वो ऑनेबल कोर्ट्स में होंगी और आई एम कॉन्फिडेंट कि हम पीपल की एक्सपेक्टेशंस पे, कोर्ट्स के एक्सपेक्टेशंस पे विल बी कमिंग ट्रू। सीबीआई व्यापम घोटाले में अब तक 10 मामले दर्ज कर चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के सदस्य गुलाब सिंह किरार का नाम भी शामिल है। इसके बाद बीजेपी ने गुरुवार को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। जो प्रक्रिया है वो अपना काम कर रही है और समय आने पर सब चीजें होंगी। देखिए, बीजेपी के सदस्य भी वो नहीं रहेंगे और जिस पद पे वो बैठे हैं वहां भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने गुलाब सिंह किरार के खिलाफ कार्यवाही में देरी पर सवाल उठाया है और बीजेपी पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो एक फेस सेविंग के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया। नहीं तो 2014 में जब किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होती है, अब तक उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये कोई प्रदेश सरकार से पूछे। कांग्रेस व्यापम मामले को मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाएगी। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की सुस्त रवैये के चलते इस मामले की जांच पर असर पड़ा। कांग्रेस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यापम मामले की जांच की मांग की है। इस बारे में दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगी। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीमा पर गोलीबारी से उपजे तनाव पर भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने अब द्रोण मामले पर अपने आरोपों पर चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पल्ला झाड़ते हुए इसे अपनी फौज के पाले में डाल दिया है। उधर अमेरिका ने भी भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई गोलीबारी पर चिंता जताई है
और दोनों देशों को मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दी है। इस बीच पाकिस्तान ने गोलीबारी मामले में भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी से अमेरिका चिंतित नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री जॉन कैरी इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। भारत के साथ वाणिज्यिक और रणनीतिक वार्ता की तैयारी के सिलसिले में दिल्ली आई अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने उम्मीद जताई कि उफा की बातचीत के बाद दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे। You are hopeful about the relations between the two countries? Indeed, we are. We welcome the dialogue in UFA and next steps. उधर भारत के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान के रुख में नरमी आई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने मार गिराए गए ड्रोन को भारत का बताने के दावे से किनारा कर लिया है। भारत ने इसे अपना जासूसी ड्रोन मानने से इनकार किया था। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक पर भी असमंजस बना हुआ है। अजीज ने कहा कि बातचीत के समय के बारे में कोई अंदाजा लगाना संभव नहीं है। हालांकि गुरुवार को विदेश सचिव जयशंकर ने कहा था कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं है। एनएसए लेवल टॉक्स अभी तक तय नहीं हुए, माने एनएसए लेवल टॉक्स होने जो होंगी वो तय हुआ है, कब होगा वो तो पोस्टपोन की माने द क्वेश्चन डजंट अराइज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रूस की उफा में हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से पिछले दिनों संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं के बीच माहौल बिगड़ता दिख रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून को गरीब विरोधी बताया है। जयपुर में कल पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में ये बिल किसी भी सूरत में पारित नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की वसुंधरा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को भी जनता के बीच रहकर काम करने की हिदायत दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषणों में भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से लाया गया बिल किसान विरोधी है और इसे मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को मदद करने में लगी हुई। जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने में लगे हुए हैं। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कई कटाक्ष भी किए। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त शक्ति आई। क्यों आई है? क्योंकि राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये ना बीजेपी की सरकार है, ना वसुंधरा जी की सरकार है, ये ललित मोदी की सरकार है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद में विरोध की बजाय सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही सरकार पर लगे आरोपों को भी खारिज किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि संसद का सत्र सियासत की सूली पे न चढ़े, और जब संसद का सत्र सियासत की सूली पे न चढ़े इसलिए हम चाहते हैं कि जन सरोकार है उसमें। हम चाहते हैं कि जो देश का गरीब है, देश का किसान है, देश का कमजोर तबका है, जो देश का विकास है, उसके रास्ते में किसी तरह के रोड़े न अटके। विपक्ष पर हमलावर तेवरों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रहने और जनता के बीच जाकर काम करने की हिदायत दी। राहुल ने राजस्थान में 2 दिनों के पदयात्रा के कार्यक्रम के दौरान किसानों और आम जनता से मुलाकात की। राजस्थान में अगले महीने निकाय चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में छुआछूत नहीं होने पर जोर दिया है। जम्मू में कल उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद देश के लिए जीने वालों का सम्मान जरूरी है और इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता गिरिधारी लाल डोगरा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक छुआछूत से दूर रहने की जरूरत बताई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विरासतों को विचारधारा के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। हम जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं
उनका काम नहीं है कि उनके लिए हम दीवार पैदा करें। हमारे लिए तो वो सभी महापुरुष हैं। उन सभी महापुरुषों ने जिसके लिए देश के लिए काम किया है, आदर और गौरव का विषय होना चाहिए। इसमें कभी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में एक दूसरे की विरोधी विचारधारा के बावजूद सम्मान जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में अब हम यहाँ मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। लोकतंत्र का सहज गुणधर्म है, हर फोरम में अपनी बात होती है, लेकिन राजनीतिक छुआछूत नहीं चलती है। इस मौके पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजनेता अपने गुणों के चलते विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। जब इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं तो फिर विचारधारा से हटकर भी आदमी कोई झिझक नहीं होती है उनके जन्मदिन में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस नेता कर्ण सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से तबाह नेपाल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड से कल मुलाकात में बात कही। उन्होंने नेपाल में पुनर्निर्माण के लिए हो रही कोशिशों की भी सराहना की। भारत की तरफ से $1 अरब की मदद के लिए प्रचंड ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल में नए संविधान की गतिविधियों के बारे में नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि नेपाल जल्द ही नए संविधान को मंजूरी देगा, जिससे सभी वर्गों का समर्थन हासिल होगा। 14 जुलाई को भारत आए प्रचंड 7 दिन के दौरे पर हैं। जीएसटी पर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने अपनी चर्चा पूरी कर ली है। पीटीआई के मुताबिक सोमवार को होने वाली बैठक में रिपोर्ट के मसौदे को स्वीकार करने के लिए रखा जाएगा। जल्द ही रिपोर्ट को सदस्यों के बीच बांटा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और वाम दल रिपोर्ट पर लिखित असहमति दर्ज करा सकते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 24 जुलाई तक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश होनी है। कांग्रेस जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन वो चाहती है कि टैक्स की दर 18% से ज्यादा ना हो। पिछले सत्र में जीएसटी बिल लोकसभा से पारित हुआ था। राज्यसभा में बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर सहमति बनी थी। सरकार अगले साल 1 अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू करना चाहती है। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे देखेंगे। भारत ने जिम्बाब्वे से जीता पहला T20 मैच। दक्षिण अफ्रीका की तकदीर बदलने वाला युग पुरुष एक ही है। He is an icon for millions of people all over the world. I have cherished the idea of a democratic and free society. He believed in Gandhian methods of struggle. बनारस, जहाँ की फिजा में घुला है रंग कला का। हम हैं इस बार बनारस की तंग गलियों में और इन्हीं तंग गलियों और मोहल्लों में रहते हैं बनारस के बुनकर। लाखों बुनकरों की कहानी जो जुड़े हैं अद्भुत बनारसी कला से। देखिए अस्मिता में इस बार बनारस की बुनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में भी बारिश और जमीन धंसने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में तेज बारिश की चेतावनी दे रखी है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। अचानक आई बाढ़ के बाद कुल्लू जिले के पंचनाला में पार्वती पनबिजली परियोजना के 4 कर्मचारी बह गए। राज्य के बड्डी में एक कारखाने की दीवार गिरने से एक महिला और एक बच्चे की भी मौत हो गई।
हमारे यहाँ बहुत से नालों में अचानक पानी आ जाने से लगभग 30-40 के करीब घाट और 14-15 छोटे पुल, पक्के पुल और दूसरी कृषि योग्य भूमि और बगीचों को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा जो 2-4 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जो HPPCL में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके यहाँ भी नुकसान की खबरें आई हैं। हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने के बाद कई जगह जमीन धंस गई है। इससे कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है। 100 से अधिक रूटों पर बस सेवा पर बुरा असर पड़ा है। पानी और बिजली की सप्लाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन के लोगों को मौके पर भेजा गया है ताकि तुरंत राहत भी दे सकें और इसका नुकसान का आकलन करें, जिससे कि इसमें जो है वो जो भी बाद में रखरखाव का काम होना उसको जल्दी शुरू किया जा सके। उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की खबर है। इससे राज्य के कई इलाकों में सड़कें बंद हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जम्मू कश्मीर के बालटाल और पहलगाम में बादल फटने के बाद मलबा हटाया जा रहा है। इससे अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तेज बारिश की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब तत्काल टिकट बुक करते वक्त पहचान पत्र की कॉपी देना जरूरी नहीं होगा। रेलवे ने इस नियम को खत्म करने का फैसला किया है। नया नियम 1 सितंबर या उससे पहले लागू हो जाएगा, लेकिन यात्रा करते वक्त पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। रेलवे के मुताबिक इससे 2 बार पहचान पत्र देने से मुक्ति मिलेगी। अभी तक तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान मुसाफिर जिस पहचान पत्र की फोटोकॉपी दिखाता था या फिर उसका नंबर डालता था, यात्रा के दौरान इस पहचान पत्र को साथ ले जाना अनिवार्य था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। मुसाफिरों को इस झंझट से मुक्ति मिलने के बाद अब रिजर्वेशन चार्ट के आगे उनके पहचान पत्र का नंबर भी नहीं होगा। रेलवे ने आईडी के लिए 10 पहचान पत्र तय किए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के नए निदेशक की नियुक्ति कर दी है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी प्रशांत पाथरबे को नया निदेशक बनाया गया है। पाथरबे को यह नियुक्ति अस्थायी तौर पर दी गई है। मौजूदा निदेशक डीजे नारायण का कार्यकाल इसी हफ्ते खत्म होने जा रहा है। इधर FTII के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान को नियुक्ति को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। वहीं चौहान के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतर आया है। RSS ने अपने साप्ताहिक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में गजेंद्र चौहान की तारीफ की है। चीन में गिरफ्तार भारतीय नागरिक राजीव मोहन कुलश्रेष्ठ को रिहा कर दिया गया है। उन्हें वापस भारत भेज दिया गया है। दिल्ली के रहने वाले कुलश्रेष्ठ को कल शाम बीजिंग लाया गया था और फिर उनकी रिहाई हुई। कुलश्रेष्ठ उन 20 विदेशी पर्यटकों में शामिल थे जो दक्षिण अफ्रीका के NGO गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के साथ चीन की यात्रा पर गए थे। चीन ने इन सबको रिहा कर दिया है। इन पर अपने होटल रूम में आतंकवादियों का वीडियो देखने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद चीन में भारतीय दूतावास ने कुलश्रेष्ठ की रिहाई के लिए कोशिशें की। खबर दक्षिण अफ्रीका से है, जहां 2 ट्रेनों की टक्कर में 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक है। यह हादसा जोहान्सबर्ग के पास गोतेंग नाम की जगह पर हुआ। टक्कर देर रात उस वक्त हुई जब सिग्नल में गड़बड़ी के चलते 2 मेट्रो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गईं। अब कुछ खबरें खेल जगत से। भारत ने जिम्बाब्वे से पहला T20 मुकाबला 54 रन से जीत लिया है। 179 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 और हरभजन सिंह ने 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 178 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे और मुरली विजय ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 64 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की। अक्षर पटेल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब खबर देश भर में त्योहारों की खुशी की। एक तरफ जहां मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद ईद की धूम है, वहीं पुरी और अहमदाबाद में सालाना रथ यात्रा की रौनक छाई हुई है। आप इन 2 तस्वीरों में आस्था के आनंद का समा देख सकते हैं। पूरे देश में आज ईद का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ईद की विशेष नमाज अदा करके अमन की दुआएं मांगी गईं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। देश भर में आज खास नमाज के साथ शुरू हुआ ईद का त्योहार। इसके बाद शुरू हुआ ईद मिलन और दावतों का सिलसिला। दिल्ली की जामा मस्जिद में खासी तादाद में लोग जुटे और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के दिन ऐसा है कि हम लोग सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिलेंगे। इसमें ना कोई धर्म के लिए किसी के लिए कुछ नहीं रहेगा, एक दूसरे से मिला करेंगे भाई। और सबके लिए ये शुभेच्छा है कि सब ईद मुबारक सबके लिए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो और कोई भी समाज का हो। ईद की उमंग देश के हर शहर में देखने को मिल रही है। मुंबई में लोग ईद को लेकर पूरे उत्साह में दिखे। अहमदाबाद में भी ईद की पूरी रौनक दिख रही है। देश के लिए में भी दुआ करते हैं, देश के अंदर भी खुशहाली हो। सभी देश के लोग जो है अलग अलग मजहब पालते हैं, वो सभी खुशहाल हो, ऐसा सभी सोचते हैं, ऐसा सभी चाहते हैं। ईद को लेकर बाजारों में भी रौनक है। ईद के लिए खास तौर पर बनने वाली सेवइयों की महक चारों तरफ बिखरी पड़ी है। वहीं लोग एक दूसरे को ईदी भी दे रहे हैं। 30 दिन तक रोजा रखने और इबादत के बाद ईद के त्योहार पर लोग खुशियों से भर जाते हैं। रमजान का महीना खत्म होने पर ये त्योहार देश समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस बार ये यात्रा नवकलेवर रथ यात्रा के तौर पर मनाई जा रही है। 19 साल में एक बार होने वाली इस यात्रा की खासियत ये है कि भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां नई बनाई जाती हैं। इस दौरान भक्त जगह जगह भारी तादाद में जुट रहे हैं। अहमदाबाद में भी सालाना रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुरी और अहमदाबाद की ये 2 तस्वीरें हैं आस्था की यात्रा की। भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा में भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ओडिशा के पुरी में श्रद्धालु जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के रथों को रस्सों से खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। यात्रा की शुरुआत आज दोपहर होगी। इससे पहले विधि विधान से पूजा पाठ के साथ सुबह भगवान जगन्नाथ मंदिर के पट खुल गए। Biggest problem which we are expecting, which may happen, is stampede because of huge gathering, and the gathering will be there from morning till 2 o'clock or 3 o'clock in the afternoon till the dragging of the chariot takes place. So police has made elaborate arrangement, and they have also made mock drills, and they are trying their best. They have a integrated control room now. इस रथ यात्रा को देखने देश विदेश से पुरी में इस बार 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक रथ यात्रा के मद्देनजर ओडिशा पुलिस ने पुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हवाई और तटीय निगरानी के साथ ही 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। त्योहार के दौरान पुरी के आकाश में कोई उड़ान संचालित नहीं होगी। पूरा देश भर के अंदर अनेक रथ यात्रा આપણી સંસ્કૃતિ છે, હિન્દુઓનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને ભગવાન જ્યારે બહાર નગર ચર્ચા માટે નીકળતા હોય ત્યારે લોકોની આસ્થા એના ઉપર હોય છે। पुरी के साथ ही देश के कई शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। पुरी के बाद सबसे भव्य यात्रा अहमदाबाद से निकाली जाती है। शहर के पुराने इलाके में निकाली जाने वाली सालाना यात्रा में हजारों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी रथ यात्रा में आज सुबह शामिल हुई। जगन्नाथ की भगवान को खींच करके लाना, पब्लिक के बीच में लाना, ठाकुर को पब्लिक के बीच में लाकर के ये संदेश देना है कि हमारे ठाकुर भी भक्त के लिए आते हैं, पब्लिक को दर्शन देते हैं और पब्लिक के दुख को सुनते हैं। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए शहर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक मंदिर से यात्रा के पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं रथ के साथ जीपीआरएस सिस्टम भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज जयंती है। उनकी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से की जाती है। देश को आजाद कराने के लिए जिस राह पर गांधी जी चले थे, कुछ ऐसी ही राह मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद की नीति को खत्म करने के लिए अपनाई थी।
रंगभेद के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले मंडेला को 1964 में जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने करीब 27 साल जेल में गुजारे। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका और समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज तीसरी पुण्यतिथि है। राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से जनता का ही नहीं बल्कि आलोचकों का भी दिल जीता। आइए याद करते हैं राजेश खन्ना को। ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। राजेश खन्ना के सदाबहार स्टाइल और अंदाज के पीछे एक मंझा कलाकार छिपा था। फिल्म इत्तेफाक, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में उन्होंने लीक से हटकर रोल किए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, और जनता के दिल में जगह बनाई। काका की कामयाबी का दौर 1969 से 1971 के बीच रहा। उनकी एक के बाद एक 15 फिल्में सुपर हिट रहीं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और 1992 में नई दिल्ली सीट जीतकर लोकसभा में पहुंचे। राजेश खन्ना ने जहां अपनी जवानी के दिनों में एक पूरी पीढ़ी को स्टाइल दी, वहीं अपनी फिल्म आनंद में वो दर्शकों को जिंदगी का फलसफा दे गए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो मौत के डर से। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इराक में हुए कार बम विस्फोट में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, कहा उत्तरी इराक में आतंकियों पर हुई कार्रवाई का बदला। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की 5 नई एफआईआर में नाम के बाद बीजेपी नेता गुलाब सिंह किरार पार्टी से निलंबित। कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा। जीएसटी पर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने चर्चा पूरी। सोमवार को मसौदा रिपोर्ट पर होगा विचार। कांग्रेस और वाम दल दर्ज करा सकते हैं विरोध। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 6 लोगों की मौत, कई इलाकों में टूटा संपर्क। उत्तराखंड में भी भूस्खलन से परेशानी। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। पुरी और अहमदाबाद में सालाना रथ यात्रा की रौनक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देशवासियों को शुभकामनाएं।